बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज जो मैं बात करने जा रही हूं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूं। इंसानी सेहत पर जानवरों की सेहत का क्या असर है। बहुत टिपिकल सा सवाल है और काफ़ी गहरा सवाल है कि जानवरों की हेल्थ का इंसानों की हेल्थ पे क्या असर है। तो जवाब ये है कि हम जितनी भी डाइट ले रहे हैं, हम जितनी भी मेडिसिन्स ले रहे हैं, या हमारी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, वो हम एनिमल से इंटेक कर रहे होते हैं। सबसे मैं आपको इजी पॉइंट के बता दूं कि मिल्क जो है वो हम डेली रूटीन में ले रहे होते हैं, वो मिल्क हम एनिमल से ले रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी मेडिसिन्स बन रही होती हैं वो भी हम एनिमल्स के थ्रू प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, और साथ साथ में जो है हमारी रोज़मर्रा की जो डाइट होती है वो भी एनिमल्स के थ्रू ही आती है। तो हमें एनिमल्स की जो हेल्थ है उसके ऊपर फोकस होना इसलिए ज़रूरी है कि वी आर अंडर डेवलप्ड कंट्री, पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पर जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उसमें थोड़ा बहुत एनिमल्स की हेल्थ को इग्नोर किया गया है। इसके ऊपर हम मज़ीद और भी बात करेंगे, पर आज का जो डोमेन है, जो आज का टॉपिक है, वो ये है कि जानवरों की हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। मेरे साथ डिफरेंट तरह के गेस्ट आज मौजूद होंगे, पर अभी जो मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं वो डॉक्टर शाहिना नाज मौजूद हैं। शी इज़ एमफिल फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, PhD फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, एंड शी हैज़ डन हर फेलोशिप फ्रॉम USA, एंड राइट नाउ शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कराची यूनिवर्सिटी। और साथ साथ में हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे भी थोड़ा हेल्थ के हवाले से बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहिबा को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच फलक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ओके डॉक्टर साहिबा, जो आप लोग सब ने फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने, फिर DCF पे जो डेयरी कैटल फार्मिंग है, इसके अलावा जो है एनिमल हेल्थ के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, उन सब की एक ज़रूरत थी कि वी नीड टू कंसंट्रेट ऑन द एनिमल हेल्थ बिकॉज वी आर इंटरलिंक फ्रॉम ईच अदर। हम एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो ज़रा हमें आप बताइएगा, आप फूड टेक्नोलॉजी में हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, क्या ज़रूरत, कितनी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? इंसान की हेल्थ जो है, यानी ह्यूमंस की हेल्थ जो है, वो एनिमल की हेल्थ से किस तरह रिलेटेड है। देखिए, फूड सेफ्टी में या फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि देयर इज़ अ फार्म टू फोक अप्रोच, यानी सेफ्टी जो है वो फार्म से शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी जो जिम्मेदारी है या मिल्क की क्वालिटी की असेसमेंट या उसका जो तमाम क्राइटेरिया जो हैं और उसकी सेफ्टी वहाँ से शुरू होती है जब मिल्क जो है आपने एनिमल की मिल्किंग कर ली। नो, it's before even milking. Okay, जी डॉक्टर साहबा, that's amazing and that's very good answer from your side. अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमने लास्ट टाइम भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमें ये शिकायत मिली थी कि जो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज़ नॉट गुड एंड इट्स नॉट यू नो कि ये थोड़ा बहुत मिलावट एंड ईच एंड एवरीथिंग। उसके बारे में आप क्या बताएंगे? हम वैसे रिगार्डिंग जो फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं उनसे बात करेंगे, पर एज अ फूड साइंस टेक्नोलॉजी में आप हेड हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, मैंने जैसा भी ये कहा कि हमें मिल्किंग से पहले ये तमाम जो हैं वो सारे हिफाजती इक़दामात लेने होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैं आपको एक मिसाल ये दूंगी कि फीड ऑफ द एनिमल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो फीड हम दे रहे होते हैं वो डायरेक्ट एनिमल की हेल्थ पे असरअंदाज होती है, एंड देन द सेम सारे एलिमेंट, वही अनासिर जो है वो ज़ाहिर है ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे जहाँ पे अगर आप एनिमल को कंट्रोल गेजिंग ना कराएं और उसको कंट्रोल फीड ना दें, तो लाइकली ये चांसेस होते हैं कि सॉइल में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो जानते होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं एस्परजिलस फ्लेवर्स, वो एक ख़ास किस्म का टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब जब अगर एनिमल उसी एरिया में गेजिंग कर रहे होंगे और अगर आपने उसको कंट्रोल नहीं किया होगा तो वो टॉक्सिन जो है वो उसकी बॉडी में आ जाता है, एंड दैट टॉक्सिन आफ्टर एंटरिंग इनटू द एनिमल बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मिल्क, और मिल्क में आ जाता है।
और मिल्क से फिर वो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है, एंड दैट इज़ क्वाइट पोटेंट टॉक्सिन। वो इतना पोटेंट है कि उसके बारे में यहाँ तक लिटरेचर ये कहता है कि ये इट कैन कॉज सीवियर हेपेटिक डिजीजेस एंड सीवियर रेनल डिजीजेस एंड मोस्ट ऑफ हेपेटिक डिजीजेज और रेनल डिजीज के बारे में मैं थोड़ा आपको बताती चलूँ कि हेपेटिक डिजीज वो होती हैं जो जिगर के ऊपर असर करती हैं, और रेनल डिजीज वो होती हैं जो आपकी किडनी के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो डॉक्टर साहिबा का कहने का मकसद ये है कि जो आप मिल्क लेते हैं और मिल्क की क्वालिटी अच्छी ना हो, और जिस तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया कि अगर उसके अंदर एडिशनल चीज़ें डाल दी जाती हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं तो वो आपके जिगर पर और आपके गुर्दों पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, यही कहना चाह रही हैं ना आप? जी जी, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा ये फैक्टर्स हैं। इसके अलावा मैंने तो अभी सिर्फ एक एग्जांपल दी है। दूसरी ये होती है कि एनिमल की अपनी हेल्थ और हाइजीन इज़ अ मल्टी फैक्टर फिनोमिनन है ये। तो उसमें एनिमल की अगर हम हाइजीन की बात करें तो उसको आपने कितना क्लीन रखा हुआ है, क्योंकि मिल्किंग के वक्त जो मिल्क मैन होता है उसने क्या प्रॉपर ग्लव्स पहने हुए हैं या नहीं, उसके हाथ कितने साफ़ हैं, जो जिसे हम टीट्स कहते हैं या अडर्स कहते हैं उनको पहले प्रॉपरली क्लीन या डिसइंफेक्ट किया गया है या नहीं। क्योंकि अगर उनको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया गया या हैंड टचिंग इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं से कोई भी सोर्स बन सकता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, एंड दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द मिल्क। ओके, तो दैट कुड बी ट्रांसफर। एनिमल की हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनिमल हेल्थ यानी एनिमल में कोई डिजीज ना हो। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपका ताल्लुक फूड एंड टेक्नोलॉजी से है, तो आपके पास कितनी शिकायतें आ चुकी हैं इस मौजू पे, या फिर आप लोगों ने कितना कोशिश की कि इस प्रोफेशन को या इस डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, हमारी क्योंकि बेसिकली वी आर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो जहाँ तक हमारा इसमें एज ए स्टेक होल्डर कोई रोल बन सकता है तो वो यही हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस फैलाएं, और जो भी इस बिज़नेस में हैं, ख़ासतौर से मिल्क एंड डेयरी बिजनेसेस में हैं, हम उनके लिए प्रॉपर प्रोग्राम्स कंडक्ट करें और उनमें ये तमाम चीज़ों को जो है एलेबरेट करें और उन्हें ये एक्सप्लेन करें कि आपको एनिमल्स को कैसा रखना है और मिल्किंग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, और जब पोस्ट हार्वेस्ट हो जाए यानी जब मिल्किंग हो जाए उसके बाद टिल कंज्यूमर मिल्क की स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरह स्टोर करना है, आपको किस तरह किन किन दूसरे फैक्टर से जो उसको कंटामिनेट कर सकते हैं और उसको स्पॉइल कर सकते हैं उनसे बचाना है। एनिमल की हेल्थ के लिए जैसे कि हम लोग ज़ाती तौर पे समझते हैं कि एक डॉक्टर से एक वेटरनरी डॉक्टर हर वक्त मौजूद होना चाहिए जो टाइम टू टाइम उन एनिमल्स की इंस्पेक्शन करे, ताकि ये मेक श्योर कर सके कि कोई भी एनिमल में उसमें डिजीज़ नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि जब मिल्क, जाहिर है जब एक आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तो डिजीज़ एनिमल का मिल्क जो है वो नॉर्मल एनिमल के मिल्क के साथ फॉर एग्जांपल मिक्स हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो अनकंटामिनेटेड है यानी कि जिसके अंदर जरासीम नहीं है उसमें भी वो जरासीम शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल। ओके डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जो है वो बताया हमारे व्यूवर्स को। ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं एनिमल्स हेल्थ की, इंसानों के हेल्थ पर क्या असरात होते हैं। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद थी। शी वॉज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड टेक्नोलॉजी इन कराची यूनिवर्सिटी। अब हमारे साथ दो और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। एक हमारे साथ डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची से इनका ताल्लुक है, और साथ साथ में अहमद सुरमावाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द ऑनर ऑफ सुरमावाला कैटल फार्म। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू, वेलकम इन द प्रोग्राम, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम दिया। सर, आपसे सवाल मेरा सबसे पहले ये होगा कि पॉलिसी से मुतालिक बात करूँगी मैं कि एनिमल्स एंड ह्यूमन दोनों की हेल्थ पॉलिसीज़ आप लोग ही उसमें अमेंडमेंट करवाते हैं, उसमें चेंजेस आप लोग ही लाते हैं। तो ज़रा इसके ऊपर बात करें कि हेल्थ जो है वो एनिमल्स की जितनी हम इंसानों की हेल्थ को अहमियत दे रहे होते हैं, तो क्या एनिमल्स की हेल्थ भी इतनी ही अहमियत रखती है या नहीं रखती? मैं समझता हूँ शायद उनसे ज़्यादा रखती है। एक तरह से अगर आजकल का एरा देखें तो ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, और वन हेल्थ के कॉन्सेप्ट में ये है कि जो इंसानों की हेल्थ की ज़ामन जो है वो लाइव स्टॉक हेल्थ और प्लांट हेल्थ है, जो वहाँ से आ रही हैं चीज़ें।
तो वन हेल्थ का दुनिया के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा है और दुनिया इस पे अमल भी कर रही है। उसी को लेते हुए पाकिस्तान में हम जो हैं, और खुसूसन हम लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मैं बात करूँगा, तो वहाँ पे हमने अभी एनिमल हेल्थ को पब्लिक ओके, एनिमल हेल्थ को पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव मिलेगा। तो जितने भी पहले हमारी स्पेंडिंग थी, जो बजटरी जो एलोकेशंस होती थी या जो हमारी इंटरेस्ट एरिया होती थी, वो सिर्फ प्रोडक्शन पे थी कि भाई लाइव स्टॉक की नई ब्रीड आए और सर मेरे माइंड के अंदर यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने हेल्थ बजट को जो बीच में आप लाए ना, इसमें मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर तो हेल्थ जीडीपी हमारी ह्यूमन के लिए ही सफिशिएंट नहीं है, तो हम कहाँ से एनिमल्स के लिए वो सफिशिएंट करवाएंगे हेल्थ? वही तो मसला है ना, जब आप प्रायोरिटीज सेट नहीं करते तो फिर अल्टीमेटली आप मिसाल के तौर पे एक एनिमल की तरफ से अगर कोई डिजीज़ आ जाती है फूड के अंदर, तो वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आपको 10 रुपये चाहिए, लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई होके ह्यूमंस में आ जाती है और हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बढ़ जाता है और फिर सारे मामलात होते हैं, तो वहाँ पे आपको 1000 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। यही तो है, हम कभी भी बुनियादी चीज़ को नहीं लेते। तो अगर आप डिपार्टमेंट्स की लाइव स्टॉक की और ये जो सिंध गवर्नमेंट की बजट्स देख लें, तो सिंध गवर्नमेंट में अगर आप 124 बिलियन के करीब बजट है हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो हमारी 5 बिलियन है। सो वी आर लेस देन, आप समझिए 100th हम हिस्सा बन जाते हैं। और इसी तरह अगर आप इकोनॉमी में रोल देखें लाइव स्टॉक का, तो लाइव स्टॉक एग्रीकल्चर ओवरऑल अगर देखें तो 21% 22% जीडीपी का कंट्रोल कर रहा है, और एग्रीकल्चर उसमें 60% लाइव स्टॉक का है, 62% अब बन गया है। और लास्ट ईयर अगर आप देखें इकोनॉमिक सर्वे, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ जो आई है सेक्टर में सिर्फ लाइव स्टॉक में आई है, जिसने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को खड़ा किया है। तो उस तरह की एलोकेशंस नहीं होती, लेकिन इस साल में सिंध गवर्नमेंट ने अपना जो है ना वो शिफ्ट किया है काफ़ी जगहों पे, और मामलात ये हुए हैं कि बजटरी एलोकेशंस ना सिर्फ यहाँ पे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने भी 2-4 ऐसे प्रोग्राम पेश किए हैं जिसके ऊपर इमरजेंसी के अंदर लाइव स्टॉक की तरफ उनका रुझान बढ़ा है और बजटरी एलोकेशंस बढ़ रही हैं। ओके डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट हमारी जो सेहत है वो प्रोविजनल हो गई है, राइट? सही बता रही हूँ ना मैं? तो फेडरल से जब प्रोविजनल हुई, तो आप क्या समझते हैं कि फेडरल से जब प्रोविजनल हो गया आफ्टर 18th अमेंडमेंट, तो क्या हमारे एनिमल्स की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट आया इससे या नहीं आया? डेफिनेटली प्लस और माइनस दोनों चीज़ें हुई हैं। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रहना चाहिए, लेकिन जब फेडरल से फंक्शन डाउन हुआ प्रोविंसेस को, तो बजटरी एलोकेशन रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं हुए डाउन। पहले जो अगर फेडरल की मिनिस्ट्री थी, वो 23-24 बिलियन उनकी जो बजटरी एलोकेशन थी, वो प्रोविंसेस को भी उसी प्रोपोर्शनेट के साथ उनकी करंट बजट को इंक्रीज करना चाहिए था, वो जो नहीं हुई। लेकिन फंक्शंस के अंदर थोड़ी सी डिवाइस हो गया कि भाई जो फेडरल के पहले फंक्शंस कैरी करते थे वो प्रोविंसेस ने करना शुरू कर दिए। अब फेडरल के पास सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, और उसके अलावा ट्रांसबाउंड्री एनिमल डिजीज़ हैं, वो बीमारियाँ जो एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों में फैल जाती हैं या बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाती हैं कंटाजियस, उन बीमारियों का कंट्रोल जो है वो, क्योंकि एक सूबे के अंदर कंट्रोल नहीं रहता, एक सूबे से दूसरे सूबे में, जिस तरह जानवरों के अंदर है फुट एंड माउथ डिजीज़ है, इस तरह PPR है, इस तरह की जो कंटेजियस डिजीज़ हैं, उनका कंट्रोल जो है वो फेडरल के पास है। प्रोविंशियल जो है वो ट्रीटमेंट और ख़ास तौर पे वैक्सीनेशन कंट्रोल जो है वो कुछ बीमारियां जो प्रोविंशियल लेवल पे वो कर रहे होते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अहमद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आप इतना बड़ा कैटल फार्मिंग ये ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड देन कुर्बानी के जानवरों का भी आप मतलब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़रा ये बताएं कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बहुत सारे पॉइंट्स रेज़ किए एनिमल्स की हेल्थ के हवाले से, तो आप मुझे ये बताएं कि एनिमल्स की हेल्थ में जब इश्यूज़ आते हैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इनको डील कर रहे हैं, और आप लोग को जब ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं कि एनिमल सिक हो गया, एनिमल की वैक्सीनेशन का इशू आ गया, या फिर एनिमल की जो डाइट आ रही है, जो चारा शारा जो भी आ रहा होता है, इसमें जो अपर लेवल मैनेजमेंट से जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं कितनी ज़्यादा इस पर फोकस्ड होती है, कितना ज़्यादा इसके ऊपर इश्यूज़ को जब रेस किया जाता है तो कितना उसके ऊपर काम होता है? एक्चुअली जो मार्केट है जिसमें आप कहते हैं कि एनिमल की जो कुर्बानी के जानवर होते हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं पूरे साल मेहनत करके, अच्छा इसमें ये चीज़ मेन होती है कि इनकी जो खुराक होती है, जो फूड होता है, वो एक अच्छी क्वालिटी का और इसमें कोई दूसरी चीज़ की मिलावट ना हो ना। ठीक है, अब जो हमें आगे से वंडा आता है उसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि उसमें या तो मिलावट होती है चीज़ों में, जैसे मिट्टी आ जाती है भूसे में, या इस तरह की चीज़ें काफ़ी फेस करने को मिलती हैं।
उसके अलावा फिर वो ये होता है कि जब वो अच्छा एमएस साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बताया कि मिट्टी आ गई भूसे में, तो ये जब प्रॉब्लम आया तो वेयर यू नीड टू रिपोर्ट, बिकॉज ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपका एनिमल खाएगा, जैसे डॉक्टर साहिबा कराची यूनिवर्सिटी की जो हेड थी वो हमारे साथ मौजूद थी, वो बताई थी कि अगर एनिमल जो खाएगा ऑब्वियसली बात है उससे ट्रांसमिट हमें हो रहा है, तो ये फिर आप कहाँ रिपोर्ट करते हैं, किन को बताते हैं आप? ये जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको तो हम इन्फॉर्म कर देते हैं तो एक्शन होता है कि कोई मतलब खातिर ख्वाह एक्शन तो नहीं होता, लेकिन हम उसको इन्फॉर्म इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये जानवर बेसिकली कुर्बानी के जो होते हैं ये कटते हैं और फिर इनका गोश्त घरों में जाता है, जो आप और मैं खाते हैं रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, अब एक जानवर अगर खुराक ही सही नहीं ले रहा, ठीक है, और वो जानवर ही हेल्दी नहीं है, जो बाहर से बदले दिखने में बड़ा हो लेकिन अंदर से अगर वो हेल्दी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें फिर हमें भी ट्रांसमिट होती हैं और फिर हमसे फिर ये आगे भी बढ़ती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि हम इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और एक ऐसा मैकेनिज़्म बने कि इन चीज़ों की बाकायदा टेस्टिंग और चेकिंग और सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे होती। ओके ओके जी डॉक्टर साहब। जी, ये जो ख़ास तौर पे आजकल जो चारे के मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि पहले तो देखें ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग थी और सेल्फ कंट्रोल पे था, यानी आपको जहाँ से चारा अच्छा मिल रहा है वहाँ से लेंगे ना, जहाँ पे मिट्टी उसके साथ आ रही है, फंगस आ रही है, वहाँ से नहीं लेते, और जो क्वालिटी वाला चारा नहीं बेच रहा उसका रेट भी आप देख रहे होते, तो सेल्फ कंट्रोल था। तो लेकिन फार्मिंग यू आर सेइंग दैट कुड बी द सेल्फ कंट्रोल, बट डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब इन चीज़ों को बंद कर देंगे तो सेल्फ कंट्रोल वाली बात ही नहीं आएगी ना, जब ऊपर से आप इसके ऊपर लो बना देंगे, आपने पॉलिसी बना दी कि इस तरह की चीज़ जानवरों को नहीं दी जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है फिर सेल्फ कंट्रोल की बात उसके मैं आता हूँ। तो ये प्रीवियसली मैं बात कर रहा था, ये सेल्फ कंट्रोल थी। तो फार्मिंग बहुत ज़्यादा बड़ी, कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट बहुत बड़ा, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके अलावा फीड बहुत ज़्यादा चाहिए। हमें ये समझना है कि जितना भी ये आ रहा है फीड और फूड, वो ज़्यादातर लाइव स्टॉक के पास जो आ रहा है वो रेजिड्यू हैं, क्रॉप रेजिड्यू है, एग्रीकल्चर की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही हैं। वहाँ की फार्मिंग पे हमें जो है ना वो काम करना है। एक तो ये है कि सबसे पहला काम ये होता है कि जो प्रीमियम आप पे कर रहे होते हैं, अगर जिसका माल सही होता है, जिसका घास सही होता है, जिसका भूसा सही होता है, उसको ज़्यादा आप पे करते हैं, तो हर देखते ही हर फार्मर अच्छा जो है ना वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। एक तो ये चेंज आ जाती है। कानून के मुताबिक डिपार्टमेंट के पास ना पुलिस है, ना कोई डरने वाला आदमी है, ना हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, सिर्फ फाइन कर सकते हैं। अब वो प्रोड्यूसर तक जाना ज़ाहिर है वो बियॉन्ड ह्यूमन एफर्ट है या गवर्नमेंट के उस लेवल पे, लेकिन फिर भी ये हुआ है कि जब ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज एस्पेक्ट हुआ और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे फार्मिंग होने लगी है, तो लेजिस्लेशन अभी स्टार्ट हो गई। हमने ड्राफ्ट बना लिया, उसके अंदर ये था, लेकिन स्टेक होल्डर बहुत होते हैं ना, किसी भी एक्ट जब बनता है तो किसी को फ़ायदा और किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगते हैं जो टेम्प्रेरी तौर पे होते हैं। तो क्योंकि जो एक्ट बनता है वो उसको सब सेक्टर्स को, सब एस्पेक्ट को देखें। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी के ऊपर जो चारा सप्लाई कर रहा है उसकी दुकान बंद करेंगे, उसके ऊपर हाथ डालेंगे, तो ज़ाहिर शोर तो वो मचाएगा। तो उसको जो फ़ायदा हो रहा था, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसे, मिसाल के तौर पर फूड अथॉरिटी आप देख लें, जो इंतहाई ज़रूरी थी, हमने फूड अथॉरिटी को वजूद में लाए, और आप दिन ब दिन देखें कितनी किराए शुरू हो जाती है कि ये तो जुल्म करते हैं, इतना दूध फेंक देते हैं, ये हो जाता है, गोश्त पे छापे लगते हैं। तो हम उस मराइल से गुजर रहे हैं और मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर ही ये सारा इन प्लेस हो जाएगा, जिसके अंदर हमने पैरामीटर्स बनाए कि रॉ मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो जानवरों को दी जाए। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो अनसर्टिफाइड अनलाइसेंस होती हैं, वो अगर जानवरों को दी जाएंगी तो फिर मसाला होंगे। लेकिन उसका ये मकसद नहीं कि कोई अभी जानवरों को बहुत ज़्यादा ख़राब चारा खिलाया जा रहा है या बहुत ज़्यादा, ये माइनर से मसले हैं जो कहीं कहीं पे 5%, 10%, 2%, 1% या 15% आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम करने का तो मकसद यही है कि हम लोग इस टॉपिक से काफ़ी बियॉन्ड हैं। लाइक हेल्थ हमारे लिए सिर्फ, अब जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक हॉस्पिटल आता है। हम लोगों ने कभी भी बियॉन्ड द पिक्चर देखा ही नहीं है, हमने कभी भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखा ही नहीं है कि हमारी हेल्थ स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट रूट्स कहाँ से हैं। हमने कभी प्लांटेशन पर कभी फोकस नहीं किया, कभी हमने एनिमल हेल्थ को, दिस इज़ यू नो इन्वायरमेंटल साइकिल, एवरीथिंग इज़ इन्वायरमेंटल साइकिल। तो ये सारे फूड चेन है, तो ये हमें इसके ऊपर हमें ज़रूरत पेश आई कि हमें इसके ऊपर प्रॉपर बात करनी चाहिए, उनके हेल्थ के ऊपर प्रॉपर बात करनी चाहिए। और आप जैसे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली बात है हमारी हेल्प कर सकते हैं, इस सारे टॉपिक पर कवर करवा सकते हैं। एक ब्रेक की जान चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे थे कि एनिमल्स
की जो हेल्थ है वो ह्यूमंस पर किस तरह इम्पैक्ट करती है और जानवरों की जो बीमारियां हैं वो इंसानों के अंदर किस तरह मुंतकिल होती हैं और किस तरीके की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हमें और किस तरीके जो लॉज हैं उसको फॉलो करना चाहिए। हमारे साथ दो मशहूर शख्सियात भी मौजूद हैं, उनसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और हमें साहब आपसे ब्रेक में जाने से पहले मैंने ये सवाल किया था कि बहुत इश्यूज़ आते हैं डाइट से रिलेटेड, और ये सवाल मेरा यहाँ पर है कि आपकी जो एसोसिएशंस बनी हुई हैं बहुत सारी, वहाँ पर जो आपके फार्मर्स हैं उनके क्या इश्यूज़ आते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, या अगर हम आपको कुछ सेमिनार्स करवा दें या जो डिपार्टमेंट्स हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट जो टेक्निकल लोग हैं वो आपके लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन, तो क्या तब्दीली आएगी इससे बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी, क्योंकि एसोसिएशंस तो हैं इस वक्त, ठीक है, वो काम भी कर रही हैं, मसले मसाइल भी सुन रही हैं, ठीक है, एक ग्रेजुअली एक प्रोसेस तो चल रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर जो ये सेमिनार्स वगैरह या टेक्निकल डिपार्टमेंट के या इनके जैसे अगर जो लोग हैं जो चेंज ला सकते हैं, ठीक है, अगर वो इस तरह से वो बाकी फार्मर से भी मिलें, उनके ग्राउंड लेवल पे जो उनके इश्यूज़ हैं ना, अगर वो सुने और फिर उस पर उनको राय भी दें, मशवरा भी दें, और जो उनके मशवरे हों उस पर वो अमल भी करवाएं, जिससे उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो, ठीक है, उनकी अर्निंग भी बेहतर हो, और जो उस अर्निंग से वो जो जानवर बनेगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप देखें जो फीड जो वंडा कहते हैं हम, जिसको जो खाना होता है जानवरों का, अब उसमें ये आता है कि अगर हम सही है, अगर अच्छे लेवल का हमें लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो उसके रेट फिर इतने ऊपर निकल जाते हैं कि फिर वो आम फार्मर जो है ना वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो उसको बी और सी पे जाना पड़ता है, ए प्लस को वो नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है। तो ये डॉक्टर साहब ने सेल्फ कंट्रोल की बात की, और सेल्फ कंट्रोल की बात पे मैंने उनको यही जवाब दिया कि अगर हम लोगों ने पॉलिसी ये बना दी कि हमने सी या बी वाली कैटेगरी को माइनस कर दिया, वी डोंट हैव दैट कैटेगरी, वी जस्ट हैव ए प्लस एंड ए ग्रेड, सो उसमें फिर आप बताएं कि आपकी जो एसोसिएशन हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आएगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी या क्या आएगी? उसमें फिर ये होगा ना कि जो उनको एक बेसिक प्रॉब्लम ये आएगी, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी कि अफोर्डेबिलिटी का इशू आएगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, या जिसको कहते हैं कि एक सर्टेन रेट लेवल उसका सेट होगा कि हर इंसान को इस रेट पे जो है ना ये चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है, तो उसमें फिर ये फ़ायदा हो जाएगा कि हर कोई अफोर्ड कर सकेगा, हर कोई ले सकेगा, और कोई पीछे नहीं हटेगा, और ये मार्केट मज़ीद बूम होगी इससे ना, और भी लोग नए न्यू एंट्रेंट्स, अभी भी मार्केट में हर साल नए लोग आते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं, तो हर साल न्यू एंट्रेंट्स तो हो रही हैं, तो इससे ये होगा कि लोगों को एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर आपसे एक और सवाल है कि जितना ज़्यादा टाइम गुजारते हैं फार्मर्स इस फील्ड में, उतना ज़्यादा उनको एक्सपेरिमेंट मिलता है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है, जितना हम कहते हैं ना डॉक्टर पुराना होगा उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा। तो आपने ये बात कही कि तब्दीली आती है, लोग नए नए आते हैं, हर कोई आता है, और ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लाइफ स्टॉक का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बिज़नेस है, और ऐसा नहीं कि ख़राब बिज़नेस है, और लोग बहुत अच्छे बिज़नेसेस भी कर रहे हैं, चाहे लाइफ स्टॉक है, डेयरी फार्मिंग है, तो लोग बहुत अच्छे बिज़नेसेस भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। न्यू एंट्रेंट्स आते हैं, तो उसके एंटरप्रेन्योर्स बहुत आते हैं, वो चेंज भी ला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें मार्केट। बट द थिंग इज दैट कि उनको थोड़ा बहुत जो है इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट एंड प्लस उनको इस फील्ड के बारे में सारी चीज़ों को जानते हुए फील्ड में कदम रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, मीट के हवाले से मेरे माइंड के अंदर एक सवाल आया कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस एंड मिसकॉन्सेप्शन इन द मार्केट कि आप जब बड़े का गोश्त खाते हैं, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि आप जब बड़े का गोश्त खाते हैं तो आपको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ जाता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में बड़े इश्यूज आते हैं जो मेडिकली टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएगा कि मीट की कितनी ज़रूरत है जिस्म को, और इसको अवॉइड करने से क्या नुकसान हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल है। और अगर दुनिया को आप देखें तो हमारा रेशो जो पाकिस्तान या इंडो पाक का है वो हार्ट डिजीज़ में और डायबिटीज़ में और इन मामलात में और हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा है। और उसका एक और रुझान भी आप देख लें, दूसरे रुझान के अलावा वो सबसे बड़ा रुझान ये है कि अगर डेवलप कंट्रीज़ के देखें तो वो पर कैपिटा जो गोश्त खाते हैं वो 140, 145, 150, 160 किलोग्राम हर बंदा एक साल में गोश्त खाता है। हमारा सारा गोश्त मिला के, चिकन का भी मिला लें, छोटे का भी मिला लें, बड़े जानवर का भी मिला लें, वो 20 kg भी नहीं बनता पाकिस्तान का।
उससे नुकसानात बहुत हो रहे हैं। उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं? सबसे पहले तो ये पूरी मिसकंसेप्शन है कि हार्ट डिजीज़ होती है। हार्ट डिजीज़ बीफ से नहीं होती, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। कोई भी किस लेवल का भी अगर कोई डॉक्टर आए तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं दोबारा। ऑब्वियसली बात है, हमारे जिस्म को हर चीज़ की ज़रूरत है, और अगर हमने ये मिसकॉन्सेप्शन मार्केट में डाल दिया कि रेड मीट को अवॉइड करें, वाइट मीट को खाएं, तो ये भी एक बड़ा मसला है। उसमें मैं आ रहा हूँ ना, आप देखें कि रेड मीट में सबसे ज़्यादा ये जो अगर बीफ है तो एल कार्निटाइन जो अमाइनो एसिड होती है, वो हाईली रिक्वायर्ड है किसी भी हार्ट डिजीज़ ना होने के लिए। यानी अगर वो उसका मकदार, अगर आप देखें बीफ के अंदर उसका मकदार जो है वो एल कार्निटाइन का उसका मकदार जो है वो आपको 150 mg तक 4 आउंस में मिल जाता है। बाकी जितने भी खाने आपके सोर्सेज हैं, चिकन से लेके आप किसी भी चले जाए चीज़ में, उसमें आपका 2 मिलीग्राम है, 4 मिलीग्राम है, तो 150 मिलीग्राम ये हार्ट की डिजीज़ को होने से रोकता है। ठीक है, अमाइनो एसिड। तो सबसे पहली बात यह है कि ये पूरा मिसकंसेप्शन है, उलट है इस तरह। दूसरी बात आ जाते हैं कि ये हाइपरटेंशन को कम रिड्यूस करता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लूटाथायोनिन है। ग्लूटाथायोनिन एंटीऑक्सीडेंट है, और ग्लूटाथायोन जो इतना मौजूद है गोश्त के अंदर, वो कहीं पे भी आपको मिल्क में और चीज़ों में नहीं मिलेगा, और वो एंटी एजिंग फैक्टर है। ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है बीफ का, वो मसल मास बढ़ाता है आपका। जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है तो आपकी मसल्स श्रिंक होती हैं, और फेट और बाकी चीज़ें आप आमतौर पे देखें, जितने भी हम साउथ एशिया वाले ममालिक हैं उसकी देखें, बेली देखें, पेट हमारा बढ़ जाता है, हमारे यहाँ फेट बढ़ जाती है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू और टिश्यूज़ बढ़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा मसल मास होता है वो कम होता है। लेकिन उन नेशंस को देखें, कनाडा को देखें, अमेरिका को देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, उनकी स्पोर्टमैन देख लें, उनके आम तौर पे पब्लिक में जो लोग देख लें, उनका मसल मास क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो बीफ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। 140-150 kg इनका रेट है पर कैपिटा पर एनम। तो हमारा जो है वो 20 kg भी नहीं है, और उसमें तो 12 kg या 11 kg तो आपका चिकन का मीट आ जाता है, वो भी उसके ऊपर मिसकंसेप्शन है। तो ये एक तो ये उलट मिसकंसेप्शन है। दूसरा पर्सपेक्टिव जो आप जो है ना सुरमा वाला साहब से बात कर रही थी कि भाई लाइव स्टॉक को, एक तो ये कि इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन इनपुट कास्ट आपकी बढ़ जाती है। दुनिया की अगर रेट्स देखें, चाइना आज भी $10 पे आपको 1 kg गोश्त मिलता है, और हमारा $2 पे, $3 पे अभी करंटली है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में जब आप देखेंगे तो ये गोश्त भी अवेलेबल कम हो जाएगा फ्यूचर में। रीज़न उसका ये है क्योंकि डिपार्टमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, सीपेक के आने के बाद जब चाइनीज़ अथॉरिटीज़ आप या चाइनीज़ में एक्सपोर्ट होगा मीट, उसके बाद मीट आपका कहाँ पे रह जाएगा? जब वो $10 आपको पर केजी देंगे तो यहाँ पे लोकल मार्केट में कौन बेचेगा $2 या $3 में? तो एक तो ये, तो इस वजह से डिपार्टमेंट राइटली अभी हम सोच रहे हैं कि हम कुछ दिनों में एडवर्टाइज़ करेंगे। हम कम से कम चाह रहे हैं कि सिंध के अंदर 5000 गोश्त के जो है ना फार्म्स बनने चाहिए, और उनको हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, और डिपार्टमेंट उनको बाकायदा उनको जो भी है वो उनकी हेल्थ, उनकी वैक्सीनेशन और उनकी प्रोडक्शन के मामला जो हैं वो पूरी सर्विस प्रोवाइड करेगा उस पर। तो ये कुछ दिनों में हम अखबार में ये एडवर्टाइज देंगे, और जिसके अंदर ताकि जो फ्यूचर हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारी फुलफिल हो पाएँ। हम पहले ही स्टंटेड हैं, 45% में हमारी पॉपुलेशन जो है वो जो बच्चे हैं वो मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग से सफ़र कर रहे हैं, और कल अगर ये भी गोश्त कम हो जाएगा तो जाहिर है, और उससे सबसे बड़ा फ़र्क जो आता है वो लेडीज़ में आता है। औरतें तो हमारा बड़ा गोश्त को हाथ तक नहीं लगा रही। अब उनकी अगर आप देखें आयरन डिफिशिएंसी देखें, एनीमिया देखें, उनकी लेवल, जब एनीमिया आपकी ब्लड की लेवल ही कम है तो आपका बच्चा कैसे वो हेल्दी पैदा होगा? तो इस वजह से ये सारे मल्टीपल इफेक्ट हैं। हमें बिल्कुल ये मल्टीपल इश्यूज हैं और इंटरलिंक हैं, मर्ज्ड हैं। ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टिव हैं, और हम किसी भी एक चीज़ को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी एनिमल हेल्थ की,
और एनिमल हेल्थ का इंसानी हेल्थ पर क्या असर होता है, ठीक है। सो ये बात जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट थी, ये जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। हमने टेक्निकल लोगों से सवालात किया, डॉक्टर हजरात हमारे साथ मौजूद थे, फूड टेक्नोलॉजी की टीम, हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद थी, नदीर हुसैन कल्होड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, टेक्निकल लोग हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें बहुत बेसिक जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी कि किस तरीके से हम जानवरों की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज जानवरों की हेल्थ आपकी इंसानों की हेल्थ पर बहुत असरअंदाज हो सकती है। हमारी टीम मेट्रो न्यूज़ की टीम जो है वो अभी सुरमा वाला कैटल फार्म में मौजूद है और यहाँ पर एक टेक्निकल पर्सनालिटी हैं, ही इज़ अ मैनेजर ऑफ द फार्म, अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अल्लाह का करम, आप बताएं खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। अच्छा अकबर, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि आप लोग जब इनको मतलब जाहिर सी बात है इतना बड़ा बिज़नेस आप कर रहे हैं, तो ये जब एनिमल्स आपके पास आते हैं छोटे से बड़े होते हैं, तो जो इनकी डाइट होती है वो क्या आप इसको प्रोवाइड करते हैं और क्या मसले मसाइल इसमें आते हैं? सबसे पहले तो हम जब ये जानवर अपने फार्म के लिए चूज़ करते हैं, पसंद करते हैं, तो सबसे पहले उसकी ब्रीड देखी जाती है, नस्ल देखी जाती है कि हाँ कि ये जानवर जो है आने वाले साल 2 साल में, 3 साल में या 1 साल में हमारा जो टारगेट है उसको पूरा अचीव करता है नहीं करता। उसके बाद इनकी जो खुराक है वो उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि उसको नेचुरल चीज़ें दी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे गंदम का दलिया अच्छा, होता है। गंदम, जी जी। ठीक है। चने की अट्टी होती है। गंदम का दलिया? जी जी, उसको थोड़ा सा गंदम होती है, उसको हल्का सा, उसको थोड़ा सा दबा के ग्राइंड करके हल्का सा उसे दलिया बन जाता है। ठीक है। और उसके बाद चने की अट्टी होती है, चोकर होती है, जिस वो जो आटा बनता है उससे पहले चोकर निकलती है उससे गंदम से। ये सारी इसी से रिलेटेड चीज़ें। फिर इनके लिए एक स्पेशल खली होती है। अच्छा, ये तो चीज़ एक आ गई इनकी खुराक के ऊपर। फिर इनके अलावा, इस खुराक के अलावा इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें दी जाती हैं जिसमें दूध है। अच्छा अकबर, मैं एक टेक्निकल और आपसे सवाल करूंगी कि बेसिकली हमारी मेडिकल साइंस के अंदर भी एनिमल से हम बहुत सारी दवाइयाँ बनाते हैं, तो क्या आपके पास कभी कोई ऐसी रिक्वेस्ट आई है कि एनिमल्स के थ्रू जो है वो मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए कोई कंपनी से ने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हो या कोई आपसे रब्ता किया हो? नहीं, अभी तो फ़िलहाल ऐसी कोई ना किसी कंपनी ने रब्ता किया हमसे, ना यहाँ पे कोई कराची में कोई ऐसा अभी सेटअप कायम है कि इधर हमारे इस कॉलोनी में कि कोई इनके लिए कोई लैब हो या कोई इनके जिसके ऊपर हम तजर्बात कर सकें, इनके तजर्बात कर सकें। द बेसिक इशू इज़ दैट कि वी नीड द एक्सपेरिमेंटल लैब्स हियर, सो हम इस चीज़ से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो कैटल फार्मिंग है ये बहुत एक नायाब किस्म का बिज़नेस माना जाता है। इससे हम मेडिकल साइंस को भी बड़ी फोकियत दे सकते हैं, मेडिकल साइंस को भी बड़ा हम इसको इसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई कि आप इनको जानवरों को इतना मतलब आप इनकी जो ब्रीडिंग देते हैं वो बड़ी मतलब कॉस्टली पड़ती होगी आप? बिल्कुल कॉस्टली पड़ती है। एक जानवर का जो पर मंथ का खर्चा वो 40 से 50 हज़ार रुपये ओह माय गॉड पर मंथ का। ये तब जाके आप देखें इतने सेहतमंद माशाल्लाह जानवर तैयार हुए हैं, भारी भरकम। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो डेयरी फार्मिंग और कैटल का बिज़नेस है जदीद तरीके से हो रहा है ना, और पाकिस्तान में अभी ये कह लें कि और सिंध में उस लेवल का काम नहीं है जो पूरी दुनिया में जदीद तरीके से। यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए। हम तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पे जानवरों के लिए लैब्स होनी चाहिए, बेहतरीन डॉक्टर होने चाहिए इनके लिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, क्योंकि इनको कोई भी चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर कोई चीज़ जानवर बता नहीं सकता ना कि उसको। और मसला ये भी है कि ये इतने भारी भरकम जानवरों को लेकर जाना हॉस्पिटल्स के अंदर, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। मैडम, इसका होता है ऐसे कि डॉक्टर जो यहाँ पे हाँ, हैं, जो फील्ड में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो वो हमने हायर किए होते हैं जो हमारे पास आते हैं। अकबर साहब, अगर किसी एनिमल को ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है तो फिर वो बस उसका इधर ही इलाज हो सकता है और उसको हम कहीं नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, उसका यहीं पे ट्रीटमेंट हो सकता है। वो कोशिश की जाती है 101% के ये सही हो जाए, और जो नहीं हो सकता उसके लिए फिर वो एंड तक कोशिश की जाती है और दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेंसी ली जाती है। लेकिन कुछ सही भी हो जाते हैं और कुछ नहीं भी हो पाते सही। तो अगर ये जदीद सिस्टम आ जाए यहाँ पे कराची के अंदर, तो ये जो हमारे फार्मर हैं इनके लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी, हमारे लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी कि एक गरीब से गरीब आदमी जो 2 जानवर पालता है उसके लिए भी, और एक बड़े से बड़ा फार्मर भी। तो सहूलियात जब आएंगी तो
फ़ायदा तो होगा ना फार्मर से। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की। मेट्रो वन न्यूज़ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है। ईसा लेबॉर्ट्री, डॉक्टर फरहान ईसा का दोबारा मैं शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने ये टॉपिक रेस किया और इस जो फार्मिंग इश्यूज़ हैं उसको अलाम करने की कोशिश की। और अकबर साहब आपका अगेन शुक्रिया, सुरमा वाला कैटल फार्म का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये मौका हमें फराहम किया कि हम ईज़ीली जो है इनके जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात कर सकें। सो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद और बात करेंगे, इनकी और डिटेल्स मालूम करेंगे। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।